जय दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सारे प्यारे साथियों का एकदम से चरण स्पर्श करके हाथ मिला के गले मिल के स्वागत है और एक मुस्कुराहट के साथ में सारे लोग तैयार होकर बैठ जाएंगे कि हम लोग आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। आप सारे दोस्त जानते हैं, साथ ही इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई हैं जिसमें हमने क्लासिकल डांस को पढ़ा था, क्लासिकल डांस के जो डांसर्स है उस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था। तीसरा टॉपिक चल रहा था हमारा साइट्स का, जिसमें हम लोगों को पढ़ना था यूनेस्को साइट। ठीक है, आपका अगर मैं बात करूंगा ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और रामसर साइट, ये हमारे टॉपिक हैं जो अपकमिंग होंगे। अच्छा दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिवीजन आप सब लोगों का अच्छा है ना? उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर उन स्टूडेंट्स की तरह हो जाएंगे जो एग्जाम हॉल के बाहर आके फिर कहते हैं कि भैया किसी को पढ़ाया नहीं आ रहा है। तो या तो उन बच्चों में शामिल हो जाना या अपना सिलेक्शन आप लोग तय कर लेना। ठीक है, सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और वो जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से। तो उम्मीद करूंगा आप अच्छा करते रहेंगे। तो कर चुके हैं पीछे सैटरडे संडे में, हर बार सैटरडे संडे वैकेंट मिलेगा आपको। बस आपको क्या करना है कि जो 5 दिन में हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, यूनेस्को साइट आपने देखा होगा, मैं आपको फिर से गाइड कर देता हूँ जो बच्चे नहीं सुन पाए हो मेरी बात को। आपकी जो क्लास होती है, क्लास की वीडियो होती है एप्लीकेशन में, मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, ऐप में आपकी क्लास होती है। क्लास के नीचे होता है क्या? एक तो होता है वॉच क्लास, एक होता है व्यू PDF और एक होता है आपका व्यू PDF2। क्या होता है? व्यू PDF2। तो व्यू PDF में क्या होता है, इसमें हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स, हैंड रिटन यानी जो क्लास में इसमें आज हुआ है उसका हैंड रिटन जो मिलेगा, आज का, ऑफ टुडे, आज का जो मिलता है वो हैंड रिटन यहाँ पे मिलेगा। तो व्यू PDF2 में आपको क्या मिलेगा? आज जो हुआ है और नेक्स्ट क्लासेस में जो होगा, नेक्स्ट क्लास का जो होगा वो कंटेंट आपको मैंने यहाँ पर उसको व्हाइट में कन्वर्ट करके, ताकि आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया ब्लैक का प्रिंट नहीं निकल पाता है, तो वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में, ताकि आप उसको आसानी से प्रिंट करा पाएं। लेकिन इसको आपको नोट्स जब बनाओ ना, बस मेरी एक बात सुनना है, मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, इसकी जो नोट्स बनाओ, तो क्योंकि मैं जो पिछला कंटेंट था उसको डलवाऊंगा, क्योंकि मुझे काम करना होगा उसको अपडेट करने के लिए, क्लास में आने से पहले देख के उसको मैं करता हूँ अपडेट हमेशा। तो जो नोट्स होंगे इसको जब आप लिखें तो ऐसे मत लिख देना कि ये लाइन आपने लिख दिया, थोड़ा छोड़ छोड़ के जगह थोड़ी सी छोड़ना, ताकि कुछ चीजें मैं बाद में एंड करवाऊं या कुछ चीजें बाद में मैं उसमें आपको लिखने को बोलूं तो आप उसमें शामिल कर पाओ। थम्स अप करें, जीबीएस समझ गए। हर पेज पर जो हम नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने का नियम याद रख लो, पेज के लगभग 70% एरिया पर ही लिखा करो, नीचे का 30% छोड़ना है। ठीक है, और ऊपर भी एकदम से हौच पौच करके मत लिख देना, घुचड़ पुचड़ बोलते हैं जिसको, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस रखा करो। ओके, बात क्लियर है? ये हमेशा आपको अपनी कोर्स को खत्म करने तक इन चीजों का ध्यान रखना है, तो आसानी रहेगी। नहीं तो आप हमेशा क्या होंगे, हर बार एक नई कोर्स के लिए कोर्स खरीदते रहेंगे, हर बार नए नोट्स बनाते रहेंगे, उससे बचना है। एक कोर्स काफी होता है और उसके बाद में फिर अपना यूट्यूब वगैरह से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। तो चले, ठीक है बॉस, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम कितनी साइट पढ़ चुके थे यूनेस्को की तरह बताना? सांची के बौद्ध स्तूप हम पढ़ चुके थे, हुमायूं का मकबरा हम पढ़ चुके थे, कुतुब मीनार और उसके जो मॉन्यूमेंट्स, रेलवे भी पढ़ चुके थे, माउंटेन रेलवे। यहाँ से शुरू होगी हमारी क्लास आज की, है ना। बोध गया का महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार। बोध गया आप जानते हैं ना, बिहार में। सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट इसका ये है कि ये क्यों चर्चित है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको नॉलेज हुई थी। नॉलेज का आपने पढ़ा होगा ना, 6 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि कैसे कठिन परिश्रम के दौरान, जब मैं बौद्ध धर्म को पढ़ाता मैं बताता था उन्होंने कैसी यातनाएं झेली, कठिन यातनाएं, क्या प्रोमिसेस थे उनके, कैसे निरंजना नदी में वो गिर गए थे, उसको पार करके फिर वो जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, जब वहां के ग्राम प्रधान के जो सुजाता थी उसके हाथों की खीर उन्होंने खाई, उसके बाद में मोक्ष प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, एनलाइटन हो गए, बुद्ध कहलाए। मतलब सिद्धार्थ से बुद्ध की जो यात्रा है, इसके बीच में संघर्ष है। आपके जिम्मे वो संघर्ष है तो आप भी अपने सुप्रीम पर पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है, यहाँ पर है आपका साथी अनिमेष लोचन, एक आइडल है, मूर्ति है। अनिमेष लोचन मूर्ति कहाँ पर है? अनिमेष लोचन मूर्ति। अब अनिमेष लोचन मूर्ति क्या है? दरअसल में जब महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसके बाद में आपको जानकर के हैरानी होगी कि लगभग 1 सप्ताह तक वो बोले नहीं, बस खड़े रहे एक जगह, और जिस मुद्रा में, जिस स्टेट में वो खड़े थे, उसी स्टेट में उनकी एक मूर्ति बनाई गई, एक आइडल बनाई गई। उसी आइडियल को किए इस अवस्था में खड़े रहे थे लगभग 1 सप्ताह, एक आराम से एक ही जगह बिना कुछ बोले। और उसके बाद उन्होंने तय किया था कि अब जो मैंने सीखा है अब वो मुझे बोलना है। तो उसके बाद में वो फिर सारनाथ गए, जहां उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया, उन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जो उनका साथ छोड़ के चले गए थे, है ना। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, हिस्ट्री के लिए भी, स्टैटिक जीके के लिए भी। ये विंध्या जो साथी आपका क्या बोलोगे, जो विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज, इंग्लिश वाले बच्चे अगर किसी वर्ड में दिक्कत हुआ करे तो मुझसे पूछ लिया था। इसकी जो खोज की वो की VS वाकणकर ने, इनको बोलते श्री विष्णुधर वाकणकर, श्री विष्णुधर वामकड़। और ये आपका मध्य प्रदेश के साथी किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि बहुत चर्चित है। जो डिस्ट्रिक्ट है इनका वो है आपका रायसेन, रायसेन जिले में स्थित है, बड़ी चर्चित है। कहते हैं आदि मानव जो था आपका, उसमें इसको बनाया था। आदि मानव समझते हो? आदि का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत वाला मानव, जो हमारे पूर्वज थे होमो सैपियंस के। कहते उन्होंने इन गुफाओं को बनाया और यहाँ पर पेंटिंग की। यहाँ पर 6 रॉक पेंटिंग्स हैं, सॉरी 600, जिसमें से अभी मतलब बहुत सारी तो मिट गई हैं, बेकार हो गई हैं, लेकिन 250 के आसपास अभी भी बची हुई हैं। तो वहाँ क्या रॉक पेंटिंग्स, मतलब गुफा जो है, गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स हैं, गुफाओं के अंदर दीवारों पर चित्रकारी है।
लाल हरे रंग की पीले रंग की चित्रकारी है, रेड ग्रीन एंड येलो। कहते हैं भीम यहाँ पर आकर बैठता था, तो बोलते भीम के बैठने की जगह। कुछ लोगों ने बोला नहीं, भीम के बैठने की जगह नहीं है, ये भील जनजाति जो मध्य प्रदेश में रहती थी उसके बैठने का स्थल है। लेकिन भील शब्द को छिपाने के लिए भील बेटका होना चाहिए था, भील के बैठने की जगह उसको कर दिया गया भीम बेटका। ये इसका इतिहास है ना। बहुत थैंक यू रेसू खान। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए है, महाराष्ट्र में 2004 में। वास्तुकार हैं इनके FW स्टीवंस। वास्तुकार का मतलब होता है साथी आर्किटेक्ट। जैसे घर का नक्शा भी बनवाते हैं ना बहुत सी जगह, तो वो कौन बनाता है? जो आर्किटेक्ट होता है, यानी कि जिसको वास्तुकला का ज्ञान है, जिसको आर्किटेक्चर की नॉलेज है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहां पर है? सिर्फ इतना याद रखना, महाराष्ट्र में। याद रखना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है? जी भैया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है साथी, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? अब आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट 43 के नाम पढ़े नहीं कभी, तो कैसे बताओगे कौन सी नहीं है? तो सबकी एक इमेज कम से कम होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी भैया बताए थे, नहीं तो फिर फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। पूछेगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो आपको ये पता होगा। मान के चलो एक ऑप्शन दे लाल किला, आप कहोगे हाँ भैया है। आपसे पूछ ले धौलावीरा, हाँ भैया है। आपसे पूछ ले चंपानेर पावागढ़, हाँ भैया है। आपसे पूछ ले चार मीनार, क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? आप जब पढ़ लोगे तब जानोगे ना, चार मीनार नहीं है भैया, चार मीनार नहीं। चंपानेर उद्यान जो साथी पावागढ़ का पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीजें जहां से मिली हो, आर्कियोलॉजी में आर्कियोलॉजिस्ट इसको ढूंढते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपानेर पावागढ़ इसकी जगह कहां पर है? गुजरात में है, 2004 की लिस्टेड है। लाल किला दिल्ली की, अभी मैंने एक इमारत और बताई थी, जरा नाम लिखो बड़े ध्यान से। दिल्ली में और क्या बताया था? 1993 में क्या लिस्टेड हुआ था? तो दिल्ली में भैया आपका क्या था? दिल्ली में कुतुब मीनार और उसके परिसर। कुतुब मीनार का परिसर का मतलब कुतुब मीनार के आसपास की चीजें, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय का उसमें मेहरौली, आपका मेहरौली में उन्होंने क्या बनाया था? आपका एक स्तंभ लेख है जो लोह स्तंभ है, आयरन पिलर एडिक्ट, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। लोह स्तंभ कहां पर? वो कुतुब मीनार परिसर में ही है। बलबन का मकबरा कहां पर है? इतिहास में आप पढ़ोगे, वो भी कुतुब मीनार परिसर में, पूरा परिसर को, है ना, पूरा एरिया। शाहजहां द्वारा इसको निर्मित किया गया लाल किला को। याद रख लेना, लाल किले का जो कार्य शुरू हुआ था बनने का, वो 1638 में शुरू हुआ था और 1648 में ये पूरा हो गया। ये कार्य की इसका टाइम है, कभी भी पूछेगा ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो 1648 में ये कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट। ओके बस, शाहजहां द्वारा निर्मित है, यमुना नदी के किनारे, क्योंकि यहाँ दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। आगरा तक बहती हुई जाती है। ताजमहल भी किसके किनारे? यमुना के किनारे है। जैसे आपके बहुत चर्चित शहर है, आगरा हो गया, इटावा हो गया, दिल्ली हो गई, ग्रेटर नोएडा, नोएडा हो गए, ये किस नदी के किनारे हैं? तो आप कहेंगे भैया ये सब हमारे यमुना के किनारे हैं। ओके, कितने रुपए के नोट पर है लाल किला? 500 रुपए के नोट पर। रेड बलुआ स्टोन का बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का। किसका बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का। पूछे मुगलों का घर किस किले को कहा जाता है? ये होम ऑफ मुगल्स था, होम ऑफ मुगल्स। मुगल परिवार रहता कहां पर था? दिल्ली में जब ये लोग आ गए थे तो मुगलों का घर किस किले को कहा जाता है? मुगलों का घर इसी घर में रहने लगे थे बाद में। आपको पता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुई, आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप एक राजा का नाम पढ़ेंगे, 1837 से 57 तक अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो बहादुर शाह जफर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा था? ओ भैया ये किला तुम्हारे डैडी का नहीं है, इस किले को खाली कर दो। इसीलिए फिर ये क्रांति में शामिल हुए। यार हमसे तुम्हारा घर ही छीना जा रहा है ना। बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। सर जी क्लास में कितने बच्चे लाइव हैं? बेटा सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। रिक्वेस्टिंग टू यू, क्लास के शुरू में बोला ना चरण स्पर्श, इसका मतलब है अगर एक टीचर आपके चरण स्पर्श करने को तैयार है तो आपको कामयाब देखना चाहता होगा। अपने माँ बाप के पैसे, उनकी भावनाएं और अपने भविष्य को यूं बर्बाद मत करो। यहां पर देखो, इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया और सलीमगढ़ का किला इसी लाल किले में है। कोई दिक्कत? जंतर मंतर कहां पर? कौन सा वाला जंतर मंतर? जंतर मंतर कई जगह पे है, लेकिन जंतर मंतर कहां वाला? जयपुर का भैया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं आपसे पूछूं जंतर मंतर कितनी जगह पर है? तो जयपुर वाला जो जंतर मंतर है, ये याद रख लेना, जयपुर वाला जो जंतर मंतर है ये 1734 में बना था, 1734 में बना, ठीक है। और कौन वो व्यक्ति थे? आप बोलेंगे सवाई जय सिंह सेकंड थे। सवाई उपाधि है वहां, जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह सेकंड। बड़ी रुचि थी इनकी मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में। आज आप देखोगे उज्जैन में जाके, महाकालेश्वर में, वहां पे क्या टाइम कैलकुलेशन होती थी वहां से पहले, क्योंकि भारत की आप जानते हो ना प्रधान मध्याह्न रेखा, या मैं आपसे बोलूं उसको भी छोड़िए, आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को सुना होगा, IST, कितने स्टेट से गुजरती है वो? 5 स्टेट से गुजरती है भैया। यूपी MP गुजरती है ना, यूपी से, MP से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, 5 स्टेट से गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो IST लाइन। तो MP में जो जगह है वो क्या है आपका? उज्जैन। तो इनकी बड़ी रुचि थी मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, तो उन्होंने रिसर्च करवाई खगोल में। एस्ट्रोनॉमी को लेकर के सबसे ज्यादा रिसर्च किसी राजा की है तो वो इनकी है, और खुद उसमें इंडल्ज रहते थे, ऐसे नहीं साइंटिस्ट लगा दी, खुद प्रयोग करते थे वहां। एक डेलीगेशन भेजा इन्होंने यहाँ से यूरोप की, वो जो कॉपरनिकस कहता है ना, कॉपरनिकस समझ रहे हैं, जिसने ग्रहों की गति के नियम दिए, फिजिक्स वाले बच्चे पढ़ते होंगे, E² समानुपाती R3, ग्रहों का जो परिक्रमण काल का वर्ग है उन ग्रहों की त्रिज्या के किसके? घन के समानुपाती होता है। कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा? जब ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ग्रहों की गति के नियम पढ़ते होंगे।
तो कहने की बात ये, इन्होंने डेलीगेशन भेजा था, तो सोचो कितनी रुचि इनकी रही होगी। जी भैया बहुत रुचि थी। तो इन्होंने 5 जगह पूछा था, जंतर मंतर कितनी जगह है? 5 जगह है। एक तो जयपुर हो गया। सबसे पहला जंतर मंतर कौन सा है? छोटे से में नोट करना। सबसे पहला जो जंतर मंतर इन्होंने बनाया, जंतर मंतर समझ गए क्या है? एस्ट्रोनॉमी लैब्स थी, खगोल वेधशाला थी। खगोल वेधशाला हिंदी में लिख लो, ये खगोल वेधशाला थी। किससे संबंध है? खगोल से, एस्ट्रोनॉमी से, ज्योतिष से, समय की गणना से, इस सबसे इनका संबंध था। सबसे पहला जो जंतर मंतर है, फर्स्ट जंतर मंतर, वो बना था 1724 में। और कहां पर बनाया था इन्होंने? सबसे पहले नई दिल्ली। आप कभी जाएंगे कनॉट पैलेस के पास में, नई दिल्ली। 1724 हो गया सबसे पहला। अच्छा भैया बाकी सब कहां पर? एक जयपुर में हो गया, बाकी 3 भी नोट कर लेना कहां कहां पर है। मथुरा, उज्जैन जो एमपी में जिक्र कर रहा था, वाराणसी, वाराणसी में भी जंतर मंतर है, जंतर मंतर है। तो कुल कितनी जगह आंसर करेंगे? जंतर मंतर आपसे पूछा जाएगा कितनी जगह पर है। क्या थी भैया? ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल लैब थी, खगोल वेधशाला, खगोल वेधशाला थी, खगोल वेधशाला। बता पाएंगे? जी भैया आगे चलेंगे, छोटी सी बात थी। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट कहां पर है? पश्चिमी घाट मैंने आपको समझाया था, जहां भारत का नक्शा सबके पास लगाया सबने नक्शा, मैंने आपसे बोला था। मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी। अरब सागर वाला जो ये क्षेत्र है इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। महाराष्ट्र से शुरू होता है, फिर आपका इधर तमिलनाडु, इधर केरल, यहाँ पर गोवा और इससे ऊपर कर्नाटक। पश्चिमी घाट क्या आपका यूनेस्को की साइट है या नहीं है? जी भैया है। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग 2013 में चिन्हित हुए, महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछूंगा राजस्थान के कितने पहाड़ी किले थे? पहाड़ी का मतलब जो आपका हिल एरिया में बने हुए, हिल्स पे जो फोर्ट थे। वे फोर्ट पहले हिल्स पे बनाते थे, या नदियों के बीच में बनाते थे, क्योंकि आक्रमण होते थे ना, अटैक होते थे। अटैक से सिक्योरिटी कैसे होगी? या तो ऊंचे पर हो, या फिर उसके इधर उधर पानी वानी हो, क्योंकि पहले तो सबके पास बोट्स वगैरह ये सब नहीं थी ज्यादा। तो जो फोर्ट थे वो ऐसी जगह बनाए जाते थे जो सिक्योर्ड हो, है ना। तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग कितने हैं? 6 हैं। एक आमेर फोर्ट है, एक गागरोन फोर्ट है, एक जैसलमेर फोर्ट है। जैसलमेर, जैसलमेर को नीचे भी लिखना, या जिसने लाइन से नोट्स बनाए हो तो वो लिखना। नोट्स किसने बनाए थे? हम सब करें पहले ही, जो मैंने भेजे थे कि भैया पहले ही बना लेना आराम से, फिर क्लास में बस फोकस करना सीखने पर। जैसलमेर को हम बोलते हैं गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट, गोल्डन फोर्ट का मतलब स्वर्ण किला। यानी जब सूर्य की किरणें निकलती हैं और इस पे पड़ती हैं तो इसके पत्थर में इतनी ज्यादा चमक है कि ऐसे लगता है कि सोने की बनी हुई दीवारें हैं, गोल्डन वॉल्स है। तो गोल्डन फोर्ट किसको बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं, जो राव जैसल ने बनवाया था। सभी बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, जी भैया हमने बना लिए थे, बहुत थैंक यू, सैल्यूट। तो किसने बनवाया था स्वर्ण किला? राव जैसल ने बनवाया था। लेकिन एक क्वेश्चन आता है स्वर्णगिरी किला, तब मत कर देना इसको। स्वर्णगिरी किला वो जालोर फोर्ट है। अगर सिर्फ स्वर्ण किला पूछे या आपसे पूछेगा स्वर्णगिरी, और गिरी आ गया, गिरी का मतलब होता है पर्वत, आपसे पूछ ले गोल्डन माउंटेन फोर्ट कौन सा है, तो गोल्डन माउंटेन वो जालोर है, तो कभी गलत नहीं करना है। ओके, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को नोट करिए। सबसे ऊंचा किला कौन सा है हिंदुस्तान का? चित्तौड़गढ़, इसको बोलना हाईएस्ट फोर्ट है, सबसे ऊंचा किला, सबसे ऊंचा किला लिखिए, हाईएस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। इससे ऊंचा कोई किला नहीं है भारत में, हाईएस्ट फोर्ट है, सबसे ऊंचा किला है, हाईएस्ट है। तो भैया अगर ऊंचा है तो कितना ऊंचा है? 180 मीटर है हाइट है इसकी, 180 मीटर। और 180 मीटर को फीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कभी भी आपको मीटर याद हो किसी चीज के और मीटर को फीट में बदलना हो तो 3.3 का मल्टीप्लाई करना है ना। 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 54 हो गया, और 180 का लगभग 60 हो गया। तो लगभग अगर आप देखोगे 590 के आसपास, 590 से 600 के बीच में एक वैल्यू आएगी जो फीट में होगी। चित्तौड़गढ़ हो गया। कुंभलगढ़ चीन की दीवार के बाद में दूसरी लंबाई है। पुराने छात्रों से पूछूंगा बताओ कितनी लंबाई है? भैया इसकी 36 किलोमीटर लंबाई है, किले की दीवार की। इतना बड़ा किला है, महाराणा प्रताप जी का बचपन इसी किले में बीता था, यहीं पे घोड़ा दौड़ाते थे वो। बड़ी दीवार, अच्छी दीवार है उसके ऊपर। सबसे लंबी दीवार किस किले की है? वो कुंभलगढ़ फोर्ट की है। ओके बॉस, रणथंभौर छठा किला है। तो 3 फैक्ट आपको पता होनी चाहिए, जैसलमेर के बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में, और कुंभलगढ़ सबसे लंबी दीवार। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर है? वो हिमाचल प्रदेश में, हिमालय और हिमाचल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि नेशनल पार्क बहुत कम है। जो आपका जैसे मैंने बताया था, एक कौन सा था आपका? एक सींग वाले गैंडे के लिए नाम बताइए, क्या वो नेशनल पार्क है? जी भैया काजीरंगा था। तो वो नेशनल पार्क कब बना था ये भी बड़ी बात हो जाती है। ग्रेट हिमालयन को याद रख लेना। इसको जो नेशनल पार्क बनाया गया, नेशनल पार्क ये कब डिक्लेयर हुआ था? इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था आपका, नेशनल पार्क कब घोषित हुआ था वर्ष पूछ लेता, आप कहना 1999 में। अब चूंकि ये एक नेशनल पार्क भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भेजने की वजह थी कस्तूरी मृग। यहाँ पर पाए जाते हैं दुनिया में बहुत कम पाए जाने वाले कस्तूरी मृग, मस्क डियर, जिनके अंदर कस्तूरी होता है, मस्क डियर बोलते हैं। भारत सरकार ने चलाया ना कस्तूरी मृग संरक्षण, इसको बचाने के लिए प्रोग्राम। एक जो ब्राउन बियर है, ठीक है, भालू, कैसा भालू? ब्राउन, ब्राउन कलर का भूरा भालू कहां पे पाया जाता है? यहीं पे।
ओके। अब देखो कस्तूरी मृग नाम आया, इससे जीवन में सीखने लायक एक बात है। कस्तूरी मृग आपने कभी सुना है? आप जो छोटे थे तो हमने एक कहानी सुनी होगी कि भैया जो मृग होता है, डियर होता है, हिरण होता है, उसको एक अजीब सी खुशबू आती रहती है और उस खुशबू के चक्कर में वो पूरे जंगल में भागता है। लेकिन खुशबू होती कहाँ है दरअसल में, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? वो जो फ्रेग्रेंस उसको आती है वो खुशबू किसकी वजह से है? तो आप कहेंगे भैया वो उसके अंदर ही मौजूद होती है, उसकी खुद की बॉडी में होती है और उसके लिए वो भागा फिरता है। यही इंसान है, भटकता फिरता है। अगर इंसान में ठहराव आ जाए और वो इतना सभ्य और समझदार हो जाए, वो ये समझ ले कि चीजें मुझसे होके ही गुजरेंगी, मेरे बिना कुछ भी नहीं है, इतना विश्वास उसको खुद पे हो जाए, औरों के चक्कर में ना भटकता हुआ घूमे, तो चीजें आसान हो जाए। उसी के अंदर होती है, उसकी नाभि होती है। नाभि समझते हैं ना, ये पेट का हिस्सा जो हमारा भी है, नाभि में होती है, जहां तीर मारा गया था इसको, रावण को। रानी की वाव, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसको बोलते हैं उल्टे मंदिर की तरह है। भैया उल्टे मंदिर की तरह इसको क्यों कहते हैं? दरअसल में इसका तुम स्ट्रक्चर देखो ना, पिलर्स कैसे होते हैं मंदिरों के। आप कहोगे भैया पिलर्स नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर से कम होते हैं पिलर्स, लेकिन इसके पिलर्स क्या है, वो उल्टे हैं। ऊपर से तो मजबूत है और नीचे की तरफ क्या है, कमजोर है, और ऊपर से ज्यादा चौड़े हैं। ऊपर से चौड़े है और नीचे से कमजोर है। तो भैया उल्टे मंदिर की तरह है। कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट? रानी की वाव। कितने रुपए के नोट पर रानी की वाव? याद है ना, नए नोट आए थे 100 रुपए वाले, सन 2018 में आए थे नए नोट, 2018 में। तो भारत सरकार ने क्या किया, उस पर रानी की वाव का साइन लगाया। किसने बनाया था? सोलंकी वंश के द्वारा निर्मित है। और यहां पर एक क्वीन थी, उनका रानी का नाम था उदयामती। उदयामती क्या नाम था? किस रानी ने बनवाया था? उदयामती ने। और किन के लिए बनवाया था? याद रख लेना, अपने पति भीमदेव के लिए। वो सोलंकी वंश के एक शासक थे, अपने पति भीमदेव के लिए। ठीक है, उनके हस्बैंड का नाम है, क्या बोलेंगे? अपने पति भीमदेव के लिए, भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव के लिए उन्होंने इसको बनवाया था, फॉर हिज हस्बैंड। अब क्योंकि एक रानी ने इसको बनवाया, तो कई बार एग्जाम में रानी की वाव ना लिख करके, वाव का मतलब होता है वावड़ी, वावड़ी का मतलब यहाँ पानी भरा जाएगा, कुआ एक पानी का, और उसमें सीढ़ियां होती थी उतरने की सीढ़ियां, और इस पानी में जाओगे नहाने। जैसे दिल्ली तुम कभी जाओगे, दिल्ली में भी यहाँ चांदनी चौक के पास में खारी बावड़ी, बावड़ी का मतलब क्या? पानी के जमा होने का स्थान। तो इनके तो वो स्विमिंग पूल वगैरह हुआ करते थे। तो रानी की वाव, वाव का मतलब एक कुआ है और उसमें सीढ़ियां हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्टेप। सीढ़ी को क्या बोलते हैं? स्टेयर्स बोलते हैं ना, स्टेप भी बोलते हैं चढ़ाई। और वेल माने कुआ, स्टेप वेल ऑफ क्वीन। तो कई बार एग्जाम्स में डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था, क्वीन ऑफ स्टेप वेल कहाँ है? अब किसी ने सोचा यार नया सा नाम है, जिसने थोड़ा सा ध्यान दे दिया होगा वो समझ गया होगा। क्वीन मतलब रानी और स्टेप वेल, वेल माने कुआ, कुआ मतलब वाव, पानी को बोलते हैं, वावड़ी को, समझोगे? बावड़ी। तो क्वीन ऑफ स्टेप वेल किसको कहा जाता है? रानी की वाव को कहा जाता है। कहां पर है? गुजरात के पाटन जिले में है। पाटन, जब आप इतिहास पढ़ोगे और राजा भीमदेव का नाम आप पढ़ोगे, कहां पर पढ़ते हैं पता है? जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, तो मोहम्मद गोरी आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। हुआ क्या था वहां पर? रानी नायिका देवी ने क्या हाल किया था बताओ? भैया ऐसी तलवार चलाई थी मोहम्मद गोरी के, बस तुम समझ जाओ, मोहम्मद गोरी के गलत जगह तलवार लग गई थी। और ये हकीकत है, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे मजे में बोल रहा हूँ, इतिहास में ये आपका दर्ज है। और उसके 13 साल बाद तक मोहम्मद गोरी नहीं आया, फिर आया 1191 में पृथ्वीराज चौहान जी से लड़ने। ये वही आपका वंश है, सोलंकी वंश, जहाँ की रानी थी नायिका देवी अपने बच्चों के, क्योंकि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो अपने बच्चे 4-4 साल के बच्चे थे, मूलराज 4 साल के थे, उनको बचाने के लिए लड़ रही थी। तो ये उस वंश का ये आपका वेल है, मतलब कुआं है। किस रिवर के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, 100 रुपए के नोट पर है ये। इसको मारू गुर्जरा स्टाइल में बनाया गया, मंदिर मतलब नीचे की तरफ पिलर कमजोर, इसी स्टाइल को बोलते हैं मारू गुर्जरा स्टाइल में। और कौन से भगवान जी के लिए? भगवान विष्णु के लिए, फॉर गॉड विष्णु, भगवान विष्णु जी के लिए है। कभी भी पूछे इसको समर्पित है ये, तो यहाँ पर बहुत चित्र मिलते हैं उनके, भगवान विष्णु जी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया सोमनाथ को लूटा, अरे भैया तुम यार पढ़ो पहले, कुछ भी ना लिखो। सोमनाथ वो मोहम्मद महमूद गजनवी है, मैं गौरी की बात कर रहा हूँ, पागल इंसान, मेरा मोटा दिमाग है भाई। आ जाए। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। गुरुजी मुझको पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, इसको ब्लॉक कर दो, इसको पक्का कर दो। एक दिन समझा ली, जो एक बार में नहीं समझेगा उसको कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुमको जबरन पढ़ाएंगे। ये आज के बाद सिर्फ पढ़ना चाहिए, लिखना पाए कुछ भी। अब मान जाओ यार, मत फायदा उठाओ मेरा तुम इस नेचर का। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्त? बिहार में। 2016, याद है ना नालंदा? बताओ फटाफट से क्वेश्चन, नालंदा को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। क्यों नष्ट कर दिया था जी बख्तियार खिलजी ने? बख्तियार खिलजी को जब बीमारी हो गई, तो बख्तियार खिलजी ने क्या बोला? मैं जो है आपका, जो मेरे हकीम कहेंगे सिर्फ वो पालन करूंगा। अब नीम हकीमों ने उसका बहुत इलाज किया, कुछ सफलता ना मिली, मरता क्या ना करता, मरने का समय आ गया था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति था, जिसको वो बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र देके गया था गिफ्ट में मोहम्मद गोरी वापस लौटते समय। तो उस समय नालंदा के एक प्रोफेसर थे सीलभद्र, राहुल भद्र के नाम से जिनको जानते थे। एक सीलभद्र, उपाधि भी है सीलभद्र। एक सीलभद्र तब भी है जो हेनस्वांग नालंदा में पढ़ने आया था हर्षवर्धन के समय, वो आचार्य सीलभद्र थे, 9वें आचार्य थे वो। तो उनको बुलाया गया, उसने बोला जी मैं आपकी कोई दवाई नहीं खा सकता। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने उसको एक कुरान गिफ्ट की थी, कुरान जो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो उन्होंने
उन्होंने उसको गिफ्ट करने के लिए बोला, भी तुम गिफ्ट करो इसको, और उसमें उन्होंने क्या किया, दवाई पर लेप लगा दिया, और लेप किया तो शरीर से स्पर्श हुई उनके, उन्होंने पन्ने पलटे किसी भी तरह से, और ऐसी चमत्कारी दवाई थी कि बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। तो क्या तो उसने ठीक होने के बाद में इतनी ईर्ष्या उसको हुई कि इतनी नॉलेज एक पर्सन को कैसे हो सकती है। उन्होंने बोला नालंदा में प्रोफेसर है। वो लोग तो एक टीचर पे 5 बच्चे होते हैं, वहां पर 10,000 बच्चे होते हैं, 2,000 टीचर हैं वहां पर। भारत को बढ़ाने के लिए शोध चल रहे थे, खत्म कर दो। आग लगा दी गई, लगभग 1.5 लाख पुस्तकें थी, कई महीने तक जलती रही। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन है वो, भारत के ज्ञान की परंपरा को खत्म किया गया। समझ रहे? फिर बाद में किसने, बताओ मुझे फटाफट से, इसका ये तो खत्म करवाया। अब तो गवर्नमेंट ने फिर से इसको अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले रिनोवेट कर दिया फिर से नालंदा को। तो वहां पे लाइब्रेरी वगैरह फिर से सेटअप बनाया जा रहा है। ये बिहार में जो नालंदा है, राजगीर के पास में पड़ता है। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि एक क्वेश्चन और मेरा, नष्ट किसने किया, बख्तियार बनवाया किसने था नालंदा को? ठीक है बोले भाई, सबके सपने हैं ना आपके, आप में से ऐसा तो नहीं है कोई बेवजह आया हो। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहूंगा आप सब लोगों से कि खुद को भटकने मत देना। जब पढ़ने आओ तो पढ़ें। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं रिलेटेड, कोई एक आध बच्चे को छोड़ के, वही रह जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भैया। कुमार गुप्त ने बनवाया था उसको, कुमार गुप्त ने, बहुत बढ़िया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कंचनजंगा देखो एकमात्र मिक्स्ड है। कितनी थी टोटल साइट? 43। उसमें से मिक्स्ड कितनी बताई थी? क्या बोलेंगे? मिक्स्ड कितनी बताई थी मैंने आपको? सिर्फ 1। अच्छा नेचुरल साइट कितनी बताई थी मैंने? आप बताएं फटाफट से। ली कार्बुजिए ने एक बिल्डिंग बनाई चंडीगढ़, इसको चुना गया उसकी स्टाइल की वजह से, उसके आर्किटेक्चर की वजह से। ठीक है आगे। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर कहां पर है? गुजरात में। अब दरअसल में जयपुर भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कई बार हम गलती क्या कर देते हैं, पूछता ऑप्शन में देता है वो हमेशा कहता है यूनेस्को में लिस्ट पहला शहर कौन सा है। अभी तक आपने किसी शहर का नाम पढ़ा था? हम लिस्ट को पढ़ते आ रहे हैं धीरे धीरे। आप कहोगे नहीं भैया, भाई कोई ना कोई किसी न किसी शहर में तो होगा, लेकिन शहर का नाम आपने पढ़ा किसी का वर्ल्ड हेरिटेज? नहीं। तो पहला शहर कौन सा है यूनेस्को का? पहला भारतीय शहर, फर्स्ट इंडियन सिटी, फर्स्ट इंडियन सिटी कौन सा है? वो अहमदाबाद है, गुजरात में। कब? 2017। इंपोर्टेंट है, साबरमती रिवर के किनारे है, और इसको सुल्तान अहमद शाह ने अपने नाम से बनवाया था। मुंबई के साथी जो बिल्डिंग्स हैं, विक्टोरियन और डेको एनसेबल, 2018। दूसरा शहर कौन सा है मैं आपसे पूछूं? वेरी गुड वेरी गुड सर, यूपी कांस्टेबल का बैच लेके आ जाओ। अब तुम क्यों पागल रहते हो इतना है? मैं आपसे अगर प्रॉमिस करूं कंप्यूटर छोड़ के आप किसी भी बैच को, इस बैच को आप पूरा कर लेंगे, आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है उसको अलग से। वो उन बच्चों के लिए होता है जो नए आते हैं। हमारी तो मजबूरी है ना कोर्स लाने की, क्योंकि हमारे पास तो डिमांड होती है, क्योंकि हमेशा एक नया बच्चा आता है चैनल पे, हमेशा एक बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं। आप अच्छे बच्चे बनिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भैया। दूसरा शहर मुंबई है। नहीं अभी नाम मैंने लिया था तभी ध्यान नहीं दिया। गुलाबी शहर जयपुर, पिंक सिटी, ये साथी आपका सेकंड सिटी है, सेकंड इंडियन सिटी है। क्या बोलोगे? सेकंड इंडियन सिटी। दूसरा भारतीय शहर है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में शहर की स्थापना की थी। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जंतर मंतर कब बनवाया था दिल्ली में, ईयर बताओ फटाफट से। 1727। और इसको भैया पिंक सिटी क्यों बोलते हैं जयपुर को? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकुलर एरिया, पूरा जयपुर गुलाबी नहीं है, पूरा जयपुर पिंक नहीं है, बस एक पार्टिकुलर एरिया है कि उसमें जो है पिंक पुताई होगी, गवर्नमेंट उसको करवाएगी और आपको फ्री पुताई मिलेगी, मार्केट एरिया जो है उनका। तो वहां पर गाइड से मैं पूछ रहा था इस बात को, मैंने कहा क्या अगर हम इस जो गुलाबी पुताई है इसके अलावा कुछ और नहीं करवा सकते? उसे बताया नहीं करवा सकते कुछ और भी। एक तो कल्चर से रिलेटेड हो गया, तो लोग कल्चर के खिलाफ नहीं जाते कि यार सब जब इसको पहचान इस बात से मिल रही है पूरी दुनिया में तो हम इसको क्यों बिगाड़े। दूसरी चीज, अगर आप कोई अलग कलर का पेंट कराओगे तो आपको 1 लाख रुपए चार्ज देना पड़ेगा। आदमी सोचे फ्री में पुताई मिल रही है, अलग भी हो, लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क भी बनो, 1 लाख रुपए भी दो। तो पार्टिकुलर एरिया, ऐसे भारत में पुताई कई जगह पे है, पेंटिंग जो वॉल समझ रहे हो ना, पेंट्स होते हैं। जैसे व्हाइट सिटी उदयपुर में कैसी पुताई मिलेगी? व्हाइट मिलेगी। गोल्डन सिटी, गोल्डन पुताई कहां पर मिलती है? जैसलमेर में। ब्लू ये साथी आपका जोधपुर है। जैसे रेड सिटी भी है वहां पर, बीकानेर आदि को बोलते हैं, है ना, ऐसे बोलेंगे भैया। 1724 में, 1724 में नई दिल्ली में बना जंतर मंतर। हाँ 1724 में, और 10 साल बाद 1724 में। रामाप्पा टेम्पल तेलंगाना में 2021 में कौन सी साइट है? इनको बड़े ध्यान से पढ़ना, फिर से बता देता हूँ। 39, 40, 41, 42 और 43 जो साइट है इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि रिसेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। रामाप्पा टेम्पल, सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर को बनाने वाले आदमी का नाम रामाप्पा है, और ये भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जिसका नाम उसके बनाने वाले के नाम पर है, जिसने इसको क्रिएट किया है, जो यहाँ पर शिल्पकार थे, जो क्राफ्ट्समैन थे यहाँ पर, उनके नाम पर है। बड़ी बात या नहीं है जी भैया? रामाप्पा मंदिर किसने बनाया था? काकतीय वंश के द्वारा इसको बनाया गया था। काकतीय वंश में दरअसल में जो राजा थे उनका नाम था गणपति देव, और उनके एक सेनापति थे। राजा गणपति देव के सेनापति तो समझते होगे ना, आर्मी कमांडर, सेनापति, उनका नाम था सेनापति का क्या? रेचारला। रेचारला।
रेचारला रुद्रदेव भगवान शिव जी को बड़ा मानते थे, इसलिए उनके लिए टेम्पल बनवाया। बनवाया किससे? रेचारला रुद्रदेव ने रामाप्पा से बनवाया भैया, रामाप्पा से। तो कहां पर है? तेलंगाना में है। काकतीय वंश ने इसको बनाया। भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव का रूप यहाँ पर जो है वो इनके रूप है रुद्रेश्वर। गुस्से वाले है ना, भगवान शिव जी तीसरी आंख खोल देते हैं जब उनको क्रोध आता है, तो थर्ड आई, तीसरी आंख, प्रतीक है वो, एक सिंबल है। तो क्या बोलेंगे? भगवान रुद्रेश्वर को ये समर्पित है। और याद रख लेना, रामाप्पा मंदिर की यात्रा पर कौन सा इटालियन यात्री आया था? इसकी यात्रा जो की थी वो की थी मार्को पोलो ने। मार्को पोलो इतना प्रभावित हो गया था इस मंदिर को देख करके थे, उसने कहा था कि सारे मंदिरों की आकाश गंगाओं में सबसे चमकता तारा वो रामाप्पा मंदिर है। द मोस्ट शाइनिंग स्टार इन द मिल्की वे ऑफ टेम्पल्स, द मोस्ट शाइनिंग स्टार इन द मिल्की वे ऑफ टेम्पल्स। मंदिरों की आकाश गंगाओं में सबसे चमकता तारा, यानी कि मंदिरों में सबसे बेहतरीन मंदिर किसको कहा? या पूछते हैं मार्को पोलो ने किस मंदिर की प्रशंसा की थी? या पूछे क्वेश्चन आपसे, मार्को पोलो ने एक मंदिर की प्रशंसा की थी, वह यूनेस्को का एक विश्व विरासत स्थल भी है, वह यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो वह कौन सा मंदिर है? आपको समझ जाना होगा, है ना। एक बच्चा यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बुद्धू क्लास को शुरू से किया करो, फैमिली को कितनी उम्मीदें हैं तुमसे, और तुम कैसे हो घन चक्कर बीच बीच में से क्लास देखते हो। आज कोई लाइव आए हो, आज की क्लास लाइव नहीं करनी, शुरू से पहली क्लास से करते हुए आओ। देखो एप्लीकेशन में सबसे पहली क्लास कौन सी अपलोड है, उससे किया करो हमेशा, पगलू हो। धौलावीरा 40वीं साइट है गुजरात में। यहां से क्या मिला था हमको? इतिहास में आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहां से मिला? बड़ा पूछा जाता है। एक उन्नत जल व्यवस्था, उन्नत जल व्यवस्था। हम तुम लोग तो पानी को इतना ध्यान नहीं देते, कैसे स्टोर होगा, रिस्टोरेशन कितना होगा, लेकिन उस टाइम से व्यवस्था थी। क्या बोलोगे? एक क्या था? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम गुजरात। 1968 में धौलावीरा साइट को यहां पर जेपी जोशी थे, उन्होंने खोजा, और धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव पर रखा गया है। एक गांव का नाम है धौलावीरा। तो कहां पर है धौलावीरा? गुजरात में। आप जानते होंगे मोहनजोदड़ो पढ़ा है कभी? नहीं, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ा है तो। मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला हम कहते हैं, गणेरी वाला मोहनजोदड़ो याद है ना, जहां से हमको ग्रेट बाथ मिला था, बृहत स्नानागार, ग्रेट गिरेनरी, महान अन्नागार, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जिसने एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी, कांसे की नर्तकी। गणेरी वाला, गणवेरी वाला बोलते हैं, गणेरी वाला। हड़प्पा राखी गढ़ी के बाद में यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का 5वीं बड़ी साइट है। तो मैं आपसे पूछूं, यूनेस्को में दर्ज धौलावीरा, यूनेस्को में दर्ज धौलावीरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा बड़ा स्थल है? मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, गणेरी वाला पाकिस्तान में है, हड़प्पा और राखी गढ़ी के बाद ये सिंधु घाटी का। यहाँ पर राखी गढ़ी बस पहले आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा हड़प्पा कहां पर है आपका? रावी नदी किनारे, पाकिस्तान में बोल सकते हो। तो अगर प्योर इंडियन साइट में बोलूं तो राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखी गढ़ी। वो तीनों पाकिस्तान के हो गए। और आपका फिर इंडियन धौलावीरा कौन सी हो गई? तो दूसरी हो गई राखी गढ़ी, ये सबसे बड़ा है हरियाणा का। तो धौलावीरा इंडियंस में कौन से नंबर की साइट हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की? बताइए भैया, दूसरा स्थल हो गया। ओवरऑल बात करें तो 5वां है। ठीक है, अरे कुछ बोल भी दिया करो, आया मजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत स्वागत है दोस्त। भैया मैं नालंदा से ही पढ़ रहा हूं, बहुत स्वागत है। शांति निकेतन, शांति निकेतन, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। दरअसल में परंपरा तो इनके पूर्वज यहां पहले से रहते थे। जैसे आप देखोगे द्वारकानाथ टैगोर, वो वहां के जमींदार थे, और जमींदारी के लेकर के उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई भी लड़ी। लेकिन चर्चित रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, क्योंकि यहां आकर के इन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाया एक लंबे समय तक, और उसका पालन किया। और यहां पर एक संस्था और याद रखें, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1921 में विश्व भारती की स्थापना की थी। ये बड़ा पूछा जाता है, विश्व भारती को कब स्टैब्लिश किया था? 1921 में विश्व भारती को स्टैब्लिश किया, विश्व भारती स्थापित किया। और दरअसल में तब ये आज तो यूनिवर्सिटी के रूप में, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी नहीं थी, बस एक स्थल था। लोग यहाँ पर आते थे, ये उनको गाइड करते थे जीवन के बारे में, क्योंकि अंदर है तो आप सब लोगों को जीवन का मूल्य समझ में आना चाहिए ना। बाकी दुनिया की चीजें तो बाद में है, इतने भी कामयाब हो जाओ लेकिन जीवन का मूल्य ना समझते हो तो कोई अर्थ नहीं है। तो इन्होंने विश्व भारती को स्थापित किया, और 1951 में इसको यूनिवर्सिटी के रूप में टाइटल मिला था, 1951 में। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन, जिसका अर्थ है निकेतन का, निकेत का मतलब होता है घर, हाउस, शांति का निवास, जिसका विकास 1901 में शुरू हुआ। यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी। कब रखी थी विश्वविद्यालय की नींव? 1921 में, विश्व भारती। कोई दिक्कत तो नहीं है बॉस? छोटी सी बात है, याद रखेंगे। मैंने बोला कि रिसेंट की जो भी साइट है, अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको आना चाहिए। रिसेंट, रिसेंट से मतलब है कि जो आपका सबसे बाद में जो लिस्टेड हुई है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो कहां पर है? वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, आपका वेस्ट बंगाल में है। और क्या है इसका नाम? शांति निकेतन। पश्चिम बंगाल वालों तुम तो जानते होगे बच्चे जितने भी वेस्ट बंगाल के हैं। होयसल मंदिर, होयसल टेम्पल, अगर मैं बात करूं पिछले साल एसएससी हो या कोई भी कमीशन हो, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे, होयसल टेम्पल से।
रिसेंट की यही थी। होयसल मंदिर कहां पर है? कर्नाटका में है, 2023 में लिस्टेड हुए। कितने मंदिरों का समूह है? जैसे पिछले वर्ष एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा कि होयसल टेम्पल में शामिल नहीं है। अब आपको 3 के नाम नहीं पता, ना तो आप बेलूर जानते, ना आप हेलोबेडा जानते, ना आप आपका सोमनाथपुरा जानते, तो कैसे चुनते? बच्चों ने तो इतना पढ़ रखा था होयसल मंदिर एक नई साइट है, ज्यादा से ज्यादा याद कर लिया होयसल कर्नाटक में है, इसलिए मैं कहता नहीं, बहुत अच्छे से बार बार मत पढ़िए, एक बार अच्छे से पढ़िए। होयसलों की पवित्र मंडली, क्या बोलोगे? ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर, हसन डिस्ट्रिक्ट का नाम है, हसन और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में बेलूर, हालोबीड और सोमनाथपुरा में स्थित है। तो इन 4 के अलावा कोई भी नाम आएगा आप उसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, भैया ये नहीं है, 3 थे बस, चौथा कुछ भी नाम दे दे या 3 नाम अलग से दे दे, इनमें से कोई एक दे बस, और पूछे कौन सा होयसल मंदिर में शामिल है, तो आपको पता है तीनों। मंदिरों जिन्हें अक्सर पत्थर में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी इसके जो पत्थर है उन पर पोयम्स लिखी हुई है। होयसल टेम्पल्स पे क्या लिखी हुई है? पोयम लिखी हुई है। यहाँ पर 3 टेम्पल है साथी आपका, एक तो चन्ना केशव टेम्पल, दूसरा आपका होयसलेश्वर टेम्पल, और तीसरा टेम्पल है केशव टेम्पल। तो तीनों के तीनों टेम्पल, पहले तो स्टेट बताओ कहां पर है? भैया कर्नाटक में होंगे। ये किनके लिए? भगवान विष्णु के लिए। कौन से भगवान जी के लिए? भगवान विष्णु के लिए। होयसल की बात करें, ये भगवान शिव जी के लिए, और केशव टेम्पल जो है साथी वो भी भगवान विष्णु के लिए। तो 2 भगवान विष्णु जी के लिए और एक भगवान शिव के लिए। ये कहां पर पड़ेगा? आपका बेलूर में, ठीक है, जो हसन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये हालोबीड में है आपका, जो हसन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और केशव टेम्पल जो है ये सोमनाथपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, जो सॉरी सोमनाथपुरा में स्थित है, जो कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें? मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। तो तीनों मंदिरों की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, उमेंद्र सिंह जी बहुत अच्छा लिखा है साथी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने देखो कितना अच्छा लिखा है, बोलो भैया मैंने इसको बेहोश से याद रख रखा है। बेहोश, बे फॉर बेलूर, है से हॉलीवुड और से सोमनाथपुरा। बहुत अच्छा याद किया आपने, जैसे भी कर पाए, कमाल। एक बार थम्स अप करके बताओ, 1-2 बच्चे का कमेंट आ रहा है कि भैया वीडियो रुक के चल रहा है, क्या ऐसा कोई परेशानी आ रही है आप सब लोगों को? भैया क्लास बस प्लीज 50 मिनट की ही लेना। हाँ मैंने बोला ना आपसे 50 मिनट की ही लेना, ठीक है। और आप चीजों के लिए प्रॉमिस हमेशा रखना कि भैया आप जो पढ़ाएंगे वो हम रिवाइज करके रखेंगे, करते रहेंगे। मतलब एक ही बार में ऐसा नहीं, आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो सारी चीजें तैयार होगी, बार बार करते रहना जब जब आपको समय लगे, है ना। मोईदाम्स, क्या बोलोगे? मोईदाम्स, ये बनी है भैया 43वीं साइट। तो अब जो आने वाले टाइम है उनमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रहेगा। जैसे टीचर नहीं बोलते तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोईदाम्स। ये चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर? अहोम राजवंश असम में। इसके बारे में पढ़िए। यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है, यानी पूर्वोत्तर भारत का ये आपका क्या है? ऐतिहासिक पहला है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कंचनजंगा सिक्किम, तो वो तो 7 सिस्टर्स में आता नहीं सिक्किम। नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है क्लास में, बेटा शायद किसी किसी के फोन में नेटवर्क की वजह से हो रही होगी सर। ठीक है बॉस, ठीक है, बस रुक जाओ। शाम तुम एकदम इतने कमेंट कर देते हो, दिखता ही नहीं है कुछ, इतनी तेज तुम लिखते हो इतनी तेज। यहाँ चराईदेव मोईदाम्स को असम का प्रामिड भी कहा जाता है। कहां पर है? चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में है मोईदाम्स। असम के प्रामिड किनको बोलते हैं? मोईदाम्स को। यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी। वहां पर जो अहोम डायनेस्टी थी उसकी फर्स्ट कैपिटल थी यही मोईदाम्स। यह अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नस्वर मतलब जब आपके शरीर में जान नहीं बचती, क्या नहीं बचती? जान नहीं बचती। भाई अभी हम सब क्या है? आपको भैया अभी तो हमारे अंदर एक चेतना है, अभी तो हम चेतन अवस्था में, हमारी बॉडी अभी एक्टिव है। लेकिन जब एक तो ये चीजें आपका क्या बोलोगे? नाशवान, जिनका नाश हो जाता है, नश्वर, अब कुछ बचा नहीं है। नश्वर मतलब जो शरीर खत्म हो चुका है, बॉडी खत्म हो चुकी है, अब उसके अंदर क्या है? आपका सॉल नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा जा चुकी है, रक्त परिसंचरण खत्म हो चुका है, ब्लड का बहना अब रुक चुका है, ठीक है, न्यूरॉन सिस्टम डीएक्टिवेट। तो इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिधानों मतलब उनकी जो ड्रेस होती थी, उनके जो वेपन्स होते थे, हथियारों, और उनके जो साथी अपनी चीजें होती थी, कुछ भी लगेज हो, उनकी बिलोंगिंग्स हो, मतलब उनसे रिलेटेड चीज जो थी, जैसे आपका भी कुछ होता है ना जीवन में, अब तो लोगों के पास बहुत कुछ होता है, ये तो राजा लोग थे, इनके पास भी बहुत कुछ होता होगा, लेकिन इनकी कुछ प्रिय चीजें होती होंगी। जैसे राजा के पास ऐसे थोड़ी राजा के हाथी को दफना देंगे उसके साथ, नहीं, उसकी तलवार है, उसकी ढाल है जिसको लेकर चलना पसंद करता हो, कोई बर्तन होगा जो उसको पसंद होगा, रानी हुई, रानी के पास कोई ऐसा गिफ्ट होगा जो राजा ने दिया होगा जिससे वो बहुत प्रेम करती हो, तो इस तरह की चीजें। चराईदेव मोईदम्स ताई अहोम जनजातियों के राजाओं का कब्र स्थल है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? आप बोलोगे चराईदेव मोईदम्स द बुरियल प्लेस। बुरियल प्लेस मतलब जहां पर इनको दफन किया जाता था, कब्र स्थल है। द किंग्स ऑफ द ताई अहोम ट्राइब्स। तो कौन सी ट्राइब है यहाँ पर? ताई अहोम। तो पूछ ले अहोम राजवंश की कौन सी आपका ट्राइब थी, तो आप बोलेंगे ताई ट्राइब थी, ताई। कोई दिक्कत? जो कल का हमारा लेक्चर होगा वो होगा यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, कल का टुमारो, यानी कि आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कितनी बताई थी मैंने संख्या में, जरा बताना। अगर जो नोट्स आपको पहुंच चुके हैं, कल वाली क्लास में देख सकते हो आप, जो फ्राइडे को क्लास हुई थी उसमें नोट्स हैं इसके। फ्राइडे वाली क्लास में सारे नोट्स हैं, ये सब कुछ जो हम कल पढ़ेंगे उसके भी नोट्स हैं। बस अच्छे से गैप बना बना के नोट्स क्लास में ध्यान रखोगे तो मैं क्या कहता हूँ कि 90% चीजें हो जाएंगी, उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया अनिकेत जी, भाई मुझे भी बहुत इसके तुमसे।
लेकिन पता कैसे चले इश्क सच में है या नहीं है? मैं तो ये मानूंगा अगर तुम्हें मुझसे सच में इश्क है तो सिलेक्शन कन्वर्ट करोगे, सफल होकर दिखाओगे, बोलोगे भैया मैंने बोला था मुझे तुमसे इश्क है और तुमने बोला था कि बदले में सक्सेस चाहिए, ये लो, तब मानेंगे, नहीं तो मानेंगे ही नहीं। सब 15 लिख रहे हैं, कुछ दोस्त लिख रहे हैं 85 हैं, कुछ दोस्त लिख रहे हैं 14 हैं। अभी आप अपडेट नहीं है 14 और 85 वालों। 85 तो रामसर साइट है, रामसर साइट देख लेना, वो पुरानी पीडीएफ एक अपलोड हुई थी ना, उसको मैंने अपडेट करके अभी लिख दिया, क्लास में भी अपडेट कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपका कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।